हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो पटवारी आगामी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास का पार्ट 7 आप सभी के लिए लेके मैं आ चुकी हूँ। इससे पहले आप सभी को 6 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की ये क्लास भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस करंट अफेयर साथ ही साथ कंप्यूटर और कुमाऊनी व गढ़वाली लोकोक्तियाँ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सभी लोग एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है अजय पाल का भवन, और ये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। और कब हुआ? वर्ष 1803 में, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अजय पाल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये पंवार वंश का 37वां राजा था। कार्यकाल की बात की जाए, कभी कभी होता है आयोग के द्वारा कार्यकाल पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। 1490 से लेकर 1519 तक इसका कार्यकाल रहा अजय पाल का। अजय पाल ने प्रसिद्ध मापतौल का जो मापक है, पाथा इसका नाम है, तो पाथा का प्रचलन किया था। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और गढ़वाल का अशोक से कहा जाता है अजय पाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में पहली जो बैठक बुलाई गई थी, ये टाडा मंडी में बुलाई गई। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो आपको ध्यान रखना है, जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी जो थे, ये उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली जो बैठक हुई थी, ये डांडा मंडी नामक स्थान पर हुई। कुमाऊं की बात की जाए तो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो प्रताप सिंह आपको याद रखना है। प्रताप सिंह कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक थे। अगला क्वेश्चन है, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? तो देखिए, वन आंदोलन की बात यहाँ पे हो रही है, तो वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी कौन? दुर्गा देवी। गौरा देवी जो थी, ये चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता थी, आप सभी को ही पता होगा। ठगुली देवी की बात की जाए तो ठगुली देवी को टिंचरी माई के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक नाम इनका दीपा देवी था, और इन्होंने शराबबंदी आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और विष्णु देवी शाह जो हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हैं। तो क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग सही आंसर आते हुए भी कभी कभी गलत कर लेते हैं, तो ध्यान जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस जनपद से कुमाऊं भाषा का प्रथम नमूना दिंगास अभिलेख प्राप्त हुआ? तो देखिए, कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना है ये, इसका नाम है दिंगास अभिलेख, और ये कहाँ से? पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे पहली कृत्रिम झील बतानी है कुमाऊं की कौन सी है, तो इस झील का नाम है बैजनाथ झील, जो कि किस जनपद में? बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन माप पद्धतियों में तांबे किस प्रकार की माप पद्धति है? तो प्राचीन माप पद्धतियों में तांबे की अगर मैं बात करती हूँ तो ये द्रव्य मापन की पद्धति है, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में वर्ष 2025 से 35 को किसने हाइड्रो पावर दशक घोषित किया है? तो देखिए 2025 से लेकर 2035 तक हाइड्रो पावर दशक घोषित किया किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। ये राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल के मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खंडू ने यह घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। पेमा खंडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और इन 10 सालों के अंदर टारगेट कितना होगा? 58,000 मेगावाट का टारगेट रहेगा इन 10 सालों में। 2025 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 2025 का जो वर्ष है से सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा क्वांटम, शांति और विकास, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, इसके अलावा सुधारों का वर्ष, किसान महिला का वर्ष पूछ लिया जाए तो 2026 जो है ये महिला किसान का वर्ष घोषित किया गया है। बाकी सहकारिता, क्वांटम, शांति और विकास, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, सुधारों का वर्ष, ये सभी किसे 2025 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? तो ये द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संग्रह है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? विमोचित विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2। और इस संग्रह की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल इसमें 51 भाषण शामिल किए गए हैं। और इसको किसने लॉन्च किया है? श्री राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी है? तो कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, इनमें से ये बताना है। तो बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है, आप लोग कोशिश कीजिए राइट आंसर लगाने की। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम। कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? रैम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है? विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस भी है, सभी है इनमें से। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासन में वह कौन सा कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था? ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए गोरखा शासनकाल में ये कर था पुगाड़ी नामक कर, जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था। पुगाड़ी जो था ये एक भूमि कर था, ध्यान दीजिएगा ये एक भूमि कर था। इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी और सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो इसी कर से ही दिया जाता था। मरो कर की अगर मैं बात करती हूँ तो गोरखा शासनकाल में यह कर लगाया गया पुत्रहीन व्यक्तियों से, पुत्रहीन जो व्यक्ति थे उनसे यह कर लिया जाता था। मांगा कर जो है ये प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिया जाता था, यानी कि 1 रुपये का ही कर था। दोनिया कर जो था ये कर भाबर में पहाड़ी पशु चारकों से वसूल किया जाता था। तो पशु चारकों से वसूल किया जाने वाला ये कर था दोनिया नामक कर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सुदर्शन शाह का शासनकाल 1815 से 1859, भवानी शाह का है 1859 से 1800
71 नरेंद्र शाह का शासनकाल 1813 से 1830। देखिए ये गलत दिया है, तो नरेंद्र शाह का जो शासनकाल था ये 1913 ईस्वी से लेकर 1946 तक था। मानवेंद्र शाह का था 1946 से 1949 तक। तो यहाँ पे इनकरेक्ट यानी कि गलत बताना था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का शासनकाल 1913 से लेकर 1946 तक रहा। और नरेंद्र शाह की जो संरक्षिका थी ये कौन थी? राजमाता नेपालिया। ये आपको याद रखना है, राजमाता नेपालिया इसकी संरक्षिका थी। नरेंद्र शाह ने भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किया। नरेंद्र शाह ने देखिए शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया, इसलिए इन्हें गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। वर्ष 1921 में टिहरी में पहली बार जनगणना जो कराई थी ये नरेंद्र शाह द्वारा कराई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए गरल सुधा रिपु करहि मिताई जो कि एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का जो अर्थ है क्या है? दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को देखिए इस क्लास में लोकोक्ति, कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति देखने को मिलेगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप डेली इस क्लास को देख सकते हैं, स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है रात 9 बजे। तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर इस क्लास में आप सभी को दी जा रही है, ताकि आपको देखिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग क्लास ना देखनी पड़े। आपका जुलाई महीने में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अभी से आप लोग अगर तैयारी में लग जाएंगे तभी आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। आप सभी को ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ये जो क्वेश्चन है मैं खुद बनाती हूँ, तो हमारी पूरी टीम लगी रहती है इसको टाइप करने में। टाइप करने के बाद देखिए अच्छे से इस क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल से समझाती हूँ, ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे आप बिल्कुल करेक्ट करके आए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो एक एक जो पॉइंट बताए जा रहे हैं तो आप लोग इन्हें नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काठक खुट लुआ कपाल कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है। काठक खुट लुआ कपाल ये कुमाऊनी लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ होता है घोर परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो भारतीय संविधान का ये कौन सा संशोधन था जिसने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो ये था आपका 74वां संविधान संशोधन। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, और यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इन मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये एक पल्लव राजा थे, ध्यान दीजिएगा, पल्लव वंश के राजा थे। और ये मंदिर किस शताब्दी के हैं? 7वीं और 8वीं शताब्दी के ये मंदिर हैं, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाए गए हैं, और इन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है।
महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिन्हें पंचरथ भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें पंचरथ भी कहा जाता है, पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए हैं। और इन मंदिरों में से द्रौपदी रथ, कौन कौन से रथ हैं? द्रौपदी रथ, इसके अलावा भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ और नकुल सहदेव रथ जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। तो 5 रथ जो हैं ये प्रसिद्ध है, इसमें ये आपको याद रखना है और इसे पंचरथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी ये 250 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इसका आयोजन सम्राट अशोक के संरक्षण में किया गया और इसकी अध्यक्षता मेघलीपुत्र तिष्य ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी और कब ये संगति आयोजित हुई, किसके शासनकाल में हुई, सब आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सारी संगतियाँ, जब जितने भी संगतियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म में कुल 6 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और ये जो संगतियाँ हैं ये बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनका आयोजन बौद्ध की शिक्षाओं और नियमों को संरक्षित करने के लिए किया गया था। पहली बौद्ध संगति की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 483 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? राजगृह में। और दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई। ऐसे ही तीसरे बौद्ध संगति की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 250 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। चौथी बौद्ध संगति जो है ये आपके 72वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में। पांचवी बौद्ध संगति 1871 में मांडले म्यांमार में आयोजित की गई। और छठी जो बौद्ध संगति है ये वर्ष 1954 में म्यांमार में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया? तो देखिए ये जो वंश था शिशुनाग वंश था। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। शिशुनाग वंश प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला एक राजवंश था और यह हर्यक वंश के बाद आया, ये आपको याद रखना है। इससे पहले कौन सा राजवंश था? हर्यक राजवंश के बाद ये आया। और शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका कौन सा? नंद वंश, ये आपको याद रखना है। नंद वंश से पहले आया और हर्यक वंश के बाद। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग नामक राजा ने की थी और इन्होंने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ यानी कि पद से हटा दिया था और उसके बाद सत्ता संभाली थी। स्थापना की बात की जाए तो 413 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। शिशुनाग वंश ने लगभग 68 वर्षों तक शासन किया था। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें अवंती और वत्स जैसे राज्यों को भी इसने शामिल किया और इस वंश का अंत 345 ईसा पूर्व में हुआ और इसके बाद नंद वंश का उदय होता है। शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका नंद वंश, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है इसका आयोजन होता है कहाँ पर? नागालैंड में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फेस्टिवल है ये 10 दिवसीय यानी कि 10 दिनों तक ये मनाया जाता है। 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है ये, जो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह त्यौहार नागालैंड की सभी जनजातियों को एक साथ लाता है और उनके पारंपरिक नृत्यों, इसके अलावा संगीत, व्यंजन और त्यौहार
को ये हस्तकला व्यंजनों और हस्तकला को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये त्यौहार हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 10 दिवसीय ये त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये राज्य है आपका कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन शहर में ये स्थापित है, ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।